Namaste, Kamlesh sir. Welcome to the show. Good morning. नमस्ते। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग राजकुमार जी। जी नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। हम डिजिटल रूपी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आप शायद ज्यादा हमें जानकारी और इसके बारे में बता सकते हैं, तो प्लीज यू स्टार्ट। या थैंक यू वेरी मच प्रिया जी। और अपने सारे दर्शकों को भी नमस्कार। एट दी आउटसेट पहले तो जो राजकुमार जी ने कहा ना, वो मैं कहूँगा कि विश्व के लिए भी और हमारे दुनिया के लिए भी ये एक नया प्रकार का प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट किस तरह से, इसका ढांचा कैसा होगा, उसका फ्रेमवर्क कैसा होगा, उसका रेगुलेशंस कैसा होगा, उसका ऑपरेशनल मॉडल कैसा होगा, उसके ऊपर तो अभी मेरे जैसे लोगों को भी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ स्पेल आउट किया नहीं है। लेकिन प्रिया जी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके ऊपर पहले मैं 2 मिनट कहना चाहूंगा जी कि आप क्रिप्टो करेंसीज कहिए, क्रिप्टो कहिए, लेकिन ऐसा हुआ है कि ये प्रोडक्ट के आने के बाद दुनिया भर की सरकारों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती और चैलेंज आ गई है अपने कंट्री की फाइनेंशियल सिस्टम्स को नॉर्मल रखने के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि जो कंट्रियों में इसका आज ट्रेडिंग भी हुआ है, उसका एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, कुछ लॉ बने हुए हैं, लेकिन ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं है कि उसका फुल फ्लेज एक कानून के रूप में उसको मान्यता दे दी गई हो। ऐसा मेरे ध्यान में कहीं भी आया नहीं है अभी तक तो। और जी प्रिया जी, उसका एक कारण ये है, एज अ कंजर्वेटिव बैंकर मैं ये कहना चाहूंगा। देखिए, करेंसी एक ऐसी चीज है जिसका इश्यू करने का अधिकार हमेशा सरकारों के पास होता है। देश की सरकार और सरकार के लिए काम कर रही अपनी सेंट्रल बैंक है, यानी भारत में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये करेंसी इश्यूज करने का अधिकार तो उनके पास होता है। दूसरा, किसी एक प्राइवेट पार्टी कोई करेंसी को इश्यू करती भी है, तो उसे मैं नहीं मानता कि उस करेंसी को उस दुनिया की, उस देश की सारी जनता कैन एक्सेप्ट दिस एज अ टेंडर करेंसी, टेंडर एक्सचेंज। जैसे रिजर्व बैंक की करेंसीज जो इश्यू होती है, तो वो एक प्रकार की जी गारंटी है। इट इज जी गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो क्रिप्टो की ये पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, जिस प्रकार से जी पूरी विश्व में खलबल मची हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी उसके कुछ ऑपरेशनल मॉडल कहिए या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसा हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने भी अपने कुछ ऑपरेशनल मॉडल फ्रेमवर्क किया है, लेकिन साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि हम किसी जी को इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहते, एनकरेज नहीं जी करते। और आरबीआई गवर्नर का जो कल का वक्तव्य था क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर, तो मैं उस जी पॉलिसी को अगर जो समझ रहा हूं, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट एट हिज ओन रिस्क। यानी ये प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई इन्वेस्टर लाखों करोड़ों अरबों रुपया खो देता है, तो उसमें गवर्नमेंट की कोई कोई आपको किसी भी प्रकार की भूमिका रहेगी नहीं। एंड गवर्नमेंट इज नॉट देयर to bail out this kind of a collapse and fallout of the private currencies। ये उनका एक मैसेज रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एज ए गवर्नर, आप जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इकोनॉमी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज गवर्नर का जो रोल रहता है ना, वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने का रहता है। और उसके लिए तो ये क्रेडिट पॉलिसी हर 3 महीने रिव्यू होती है, उसके लिए ही तो इंटरेस्ट रेट का रिव्यू होता है, रेपो रिवर्स रेट का रिव्यू होता है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने एक जो बात कही है, लेकिन आरबीआई जिनको ये रेगुलेट करना है, जिनको इसको मॉनिटर करना है, तो इस करेंसीज के ऊपर क्रिप्टो जिस प्रकार से एक जैसे कहते हैं ना कि दुनिया की सारी व्यवस्थाओं को डामाडोल कर सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है कि रिजर्व बैंक अपनी एक डिजिटल करेंसी इश्यू करेगी। अब ये डिजिटल करेंसी जो इश्यू होगी, उसको मैं बाकी जितने एसेट क्लास है वैसे ही डिजिटल एसेट क्लास की एक कैटेगरी में रखता हूँ। तो बाकी डिजिटल एसेट कैटेगरी में अब आप देखेंगे तो अपने स्टॉक्स भी तो डिजिटल ही है ना। आप कहाँ फिजिकल जी होल्डिंग कर रहे हो, अगर आप मार्केट से सिक्योरिटीज बाय कर रहे हो तो डिजिटल फॉर्म में ही आपको उसकी होल्डिंग मिल रही है। और कोई जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कर रहे हो, वो भी डिजिटल फॉर्म में आ रही है, बॉन्ड्स उसमें आ रहे हैं। और अगर प्योरली टेक्निकली कहूँ तो शायद ये सही नहीं होगा, लेकिन
अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का भी आप देखें आप, और ये जितने अभी पेमेंट सिस्टम डेवलप हुए हैं, पेटीएम कहिए या जीपे कहिए, तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिजिटल है। डिजिटल वर्ड नहीं यूज करें तो हम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, हुँ, लेकिन मैं जी, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक के बीच में बहुत बड़ा भेद नहीं देखता हूँ। हाँ, रिजर्व बैंक ये करेंसीज जो लाएगी, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जितने जो सारे बाकी प्रोडक्ट एसेट क्लास के जो उसमें उसके भी एक फ्रेमवर्क आएगी, उसके लॉट साइज बनेंगे, उसके ड्यूरेबिलिटी बनेगी, उसके ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म सब बनेंगे, उसके रेगुलेशंस बनेंगे, उसके रेगुलेशंस के साथ साथ उसके नॉर्म्स बनेंगे, उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कहाँ कहाँ बने हो जाएगी। ये सारी चीज अभी पाइपलाइन में हो रही है। तो मेरे लिए भी ये कहना मुश्किल होगा फिलहाल कि ये किस फॉर्म में आएगी, लेकिन निश्चित रूप से इतना कहूंगा कि ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आएगा, और जिनको करेंसीज में डील करना होगा उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन माध्यम रहेगा। और जो अपने वित्त मंत्री जी ने बजट में जो कहा, तो वैसे दुनिया के अनेक देशों को मैंने देखा कि उन्होंने करेंसी शब्द को तो बिल्कुल ही अवॉइड ही किया है, एंड दे मेड इट वेरी जी, क्लियर कि काइंड ऑफ एन एसेट है, यू कांट कॉल देम करेंसी ओनली। तो इस स्थिति को देखते हुए मैं ऐसा सोचता हूँ कि आने वाले 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कुछ इसका रेडी हो जाएगा, एंड एक अपना ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए जो लोग करेंसीज में, इक्विटीज में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, डेरिवेटिव्स के अन्य प्रोडक्ट्सों में, बुलियंसों में डील करते हैं, उनको ये भी एक नया ऑप्शन मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी, 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 आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। अम, सर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो डिजिटल रूपी को ला रहे हैं, तो ये क्या-क्या चेंजेस आ सकते हैं या इसमें कोई कोई रिस्क है इसमें? इज़ देयर एनी रिस्क इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग डिजिटल रूपी? ओके प्रिया जी, देखिए इसमें क्या क्या रिस्क है, ये अभी ये स्टेज पे कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक उसकी जी, कोई फ्रेमवर्क ही बनी नहीं है, उसके ऑपरेशनल मॉड्यूल्स बने नहीं है, क्योंकि ये जानी जी, सारी व्यवस्था जब सामने आएगी ना, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसमें क्या रिस्क हो सकता है। लेकिन एक जी, एक निश्चित रूप से कहूंगा कि जब ये प्रोडक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की ओर से जी, डेवलप कर रही है, तो उसमें रिस्क उस तरह से रिस्क नहीं होगा जो रिस्क आप जी, क्रिप्टो करेंसीज में है। क्योंकि देखिए, एक बेसिक जी, डिफरेंस समझिए, जब करेंसी कोई कंट्री इश्यू करती है, कंट्री की सेंट्रल बैंक करती है, तो उसके अंडरलाइन के अंदर है ना कुछ वैल्यूज होती है, जबकि क्रिप्टो की अंडरलाइन वैल्यू जीरो है, कोई भी नहीं है उसकी वैल्यू। और दूसरा, ये जी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये पूरा क्रिप्टो का बिजनेस चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे जी, ऐसे जो एस्पेक्ट है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आते, और शायद आएंगे भी नहीं। तो ऐसी चीजों के जी, सामने जब हम कंपेयर करें ना, तो जब कोई डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट इश्यूज करती है, सेंट्रल बैंक करती है, तो निश्चित रूप से सिक्योर्ड एंड सेफ तो होगी। जी, 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 बिल्कुल सही। राजकुमार जी, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं कमलेश सर से? जी नहीं, वही सही बताया अभी, जैसा कि बताया कि स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होता इसमें क्रिप्टोज में, लेकिन नेचुरल है जब गवर्नमेंट इशू करती है सॉवरेन गारंटी है, उसका स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, उन सब चीजों की तो बात होती ही है। अभी ये कहना सही बता रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत मुश्किल होगा कि इसकी ऑपरेटेबिलिटी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, क्या रिस्क आ सकता है, क्योंकि वो तो जब एक बार इम्प्लीमेंट होएगा तो फिर और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकते हैं, कैसे हो उसके बाद ही वो समझ में आएगा मैडम। इतना अभी समझ में आ रहा है कि इससे अच्छा ही होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगा, ईज ऑफ ट्रांजेक्शन होंगे, स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी आपके ट्रांजेक्शन के। तो ये सारी चीजें, और सबसे अच्छी बात कि हमको लगता है कि आरबीआई के लिए भी काफी इजी हो जाएगा मॉनिटर करना चीजों को। ये सब ओवरऑल बेसिक हम लोगों को, एक चीज और जो समझ में आ रहा है कि इंटर बैंक सेटलमेंट शायद एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये हुँ, डायरेक्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होएगा, तो शायद उसके ये जी, सारे फायदे आएंगे। लेकिन ये हम लोग बेसिकली क्या है ना मैडम, हम लोग थ्योरेटिकल है थोड़ा इस पे, तो हम लोग बहुत ज्यादा इस जी, पे कुछ नहीं, प्रैक्टिकल चीज नहीं बता सकते, जी, वो लोग बता सकते हैं जो पार्ट ऑफ दिस सिस्टम रहे, वो जानते हैं कि सिस्टम कहाँ पे कैसे रिएक्ट करेगा किन सब चीजों को लेकर के। और फिर उसमें वो जी, तो आएंगे ही मैडम, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर उसको फिक्स किया जाएगा, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। तो मॉडल को परफेक्ट जी, होने के पहले तो ये सारी चीजें होने ही वाली है, कुछ बार, 2 बार 4 बार जो भी हो, लेकिन ये होने ही जी। वाली है। जी
जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने, थियोरेटिकल है क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है, तो हमने सोचा कि एक जानकारी देते हैं अपने दर्शकों को। जब ये इम्प्लीमेंट होगा और जब ये एक्चुअली दिस विल गो ऑन फ्लोर, तब हमें ज़्यादा पता चलेगा कि इसमें क्या-क्या है, कैसे है, डिजिटल रूपी क्या है। तो आज ये अच्छी चर्चा रही, अच्छी जानकारी दी हमने दर्शकों को। कमलेश जी, आप जी कहिए। या प्रिया जी, मुझे एक 2 मिनट समय चाहिए था। देखिए, जी, ऐसा है कि जितने भी एसेट क्लास फिजिकल के दौर में होते थे ट्रेडिंग, और जब जी, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आए, तो हमने बहुत सारे बदलाव देखे। अब जो मार्केट में 30 साल 35 साल पुराने खिलाड़ी है, राजकुमार जी भी काफी अनुभवी प्लेयर्स है, तो राजकुमार जी को पता जी, होगा कि उन दिनों में रिंग में जब ट्रेडिंग होती थी, ब्याज बदला होता था। फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन को ब्याज बदला कहते थे। अब उस समय जी, के भी जो ट्रेडिंग सिस्टम थी, उसमें रिंग के अंदर क्या हुआ, कितना हुआ, वो कस्टमर को समझता नहीं था। ब्याज बदला के सिस्टम जी, में कभी कभी ऐसा भी होता था कि आपने जो ट्रेड किया है उसकी फिजिकल डिलीवरी आपके हाथ में कब आएगी। भले सेटलमेंट T+15 था उन दिनों में, लेकिन 15 के बाद भी जरूरी नहीं कि आपके हाथ में डिलीवरी आए। तो वो एक जी, सिचुएशन ऐसी थी कि आज कोई छोटा इन्वेस्टर कोई 100 शेयर खरीदता है ना, तो उसको पता नहीं है कि पहले तो उसके हाथ में वो फिजिकल डिलीवरी ब्रोकर से कब मिलेगी। उसको 15 दिन लग जी, सकता है, महीना लग सकता है, 1.5 महीना लग सकता है। अच्छा, वो मिल जाने के बाद जब वो ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर फॉर्म के फिलअप करने के बाद जब वो भेजते हैं, तो जिस दिनों में मैं ये डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा था, कि जहां फिजिकल्स को हम डिबेट में कन्वर्ट कर रहे थे, तो मैंने ये देखा था कि करीबन 30% सिक्योरिटीज जो है ना ट्रांसफर की जाती थी, वो जो रिटर्न होती थी उसमें मेन रीजन आता था 30% में सिग्नेचर मिसमैच। तो क्या होता था कि वो फिजिकल सर्टिफिकेट आपके हाथ में आता है कभी महीने 1.5 महीने के बाद में वो ट्रांसफर के लिए आपने भेजा, रजिस्ट्रार तभी 2 महीना 3 महीना ले लेती है। 3 महीने के बाद जी, समझो वो मिसमैच में वापस रिटर्न हुआ, तो वापस वो साइकिल। तो कभी कभी ऐसा होता था कि आपने जो सिक्योरिटी खरीदी है वो आपके नाम पे चढ़ने के लिए कभी 6 8 10 महीने लग जाते थे। तब तक आपको पता ही नहीं है कि जी, आपने जिस सिक्योरिटी खरीदी, पेमेंट कर दी, वो आपके नाम पे कब होगी। और ये बदलाव आप आज देख लीजिए। आज आप ट्रेडिंग करते हैं, T+1 में पेमेंट करते हैं, T+2 को पे आउट होता है, T+3 के मॉर्निंग में आपके अकाउंट में सिक्योरिटी आ जाती है। सी द लेवल ऑफ एफिशिएंसी, see the level of accuracy, see the level of जी, professionalism, and most important, the chances of mismanagement and fraud is almost जी, eliminated. क्या होता है कि जब जी, कोई जी, जी। मार्केट में आएगा ना, और उसको जब रेगुलेशंस उसके बनते हैं ना, तो उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। और प्रिया जी, अगर आप 2 मिनट और देंगे तो मैं क्रेडिट पॉलिसी पे बोलूं, इफ यू परमिट मी। सर, क्रेडिट पॉलिसी पे नेक्स्ट सेशन करते हैं क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर। जी जी जी, इट्स ओके, परफेक्टली जी, आई ऑलराइट। थिंक यस, आई थिंक दैट इज बेटर, और फिर उसमें भी डिटेल पे हम चर्चा कर सकते हैं, ज्यादा समय श्योर रहेगा तो। श्योर, जी, नॉट एन इश्यू। अ, जी, पर आज ये सेशन अच्छा रहा, अच्छी जानकारी मिली है। तो सर, अब समाप्त करने का समय है। आप दोनों की तरफ से एक क्लोजिंग स्टेटमेंट, पहले कमलेश सर आपसे और फिर राजकुमार जी आपसे। प्रिया जी, थैंक यू। मैं ये क्लोजिंग कमेंट चाह ही रहा था, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, बीइंग अ कंजर्वेटिव बैंकर, आई एम इन लाइन जी, विद द पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मैं तो जी, अपने देश के निवेशकों को कहूंगा कि ये क्रिप्टो जी, जैसी चीजों से दूर रहे, वही बेहतर रहेगा। जब अपनी जी, सरकार आरबीआई जब नया प्रोडक्ट लेते आती है, उसका स्टडी कीजिए और एक एक्सपर्ट की ओपिनियन लेके उसमें इन्वेस्ट कीजिए।